हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू देख रहे थे, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे अभी दिल्ली पुलिस होना हो, जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, जो भी एग्जाम हो, जिसमें आमतौर पर जीके जीएस पूछी जाती है और उस सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और अपना आप लोग भी अपना देखते रहिए कितना आपका सही हुआ है ना। आसान से ही है, बाकी हम लोग चर्चाएं कर लेंगे। तो कितने आपके सही हुए ये देखते चलिएगा, ठीक है। शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। कहां हो जाएगा बताइए। आप लोग भी अपना लिखते जाइए कितना हो गया, कितना अपना जो है कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। कितने सही हुए ये आप लोग कमेंट में लास्ट में करेंगे जरूर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु का अधिकतम जो भार है ना वो हमेशा कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। हमें पता है कि जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू ध्रुवों पर ज्यादा लगता है कि नहीं? ध्रुवों पर ज्यादा लगता है। अच्छा, जी की वैल्यू होती कितनी है? जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो जब ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा तो सीधी सी बात है भार क्या हो जाएगा? भार ध्रुवों पर सबसे कम होगा। और जब क्या बोल रहा हूँ, ध्रुवों बोल ध्रुव रहा हूँ, दिखा भूमध्य रेखा रहा हूँ, फिर से रिपीट। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू बढ़ेगी तो भार यहाँ पर बढ़ जाएगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कम होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर भार कम होता है ना। कोरिलेसिस बल वगैरह ये भी सब कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, उसका घूर्णन भी एक बड़ा कारक बन के आता है सामने। तो अब इसमें हमें पता है जो भार होता है, ये भार है, हाँ ठीक है। जो भार होता है, भार क्या होता है? देखिए, जैसे जो भार होता है वो आमतौर पे भार में चीजें क्या रहती हैं, जो मास है, मास के साथ उसमें त्वरण को हम गुणा कर दें तो भार हम देख पाते हैं। जैसे न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम जो देखते हैं उसमें फोर्स, बल की बात करते हैं, ठीक है। कुछ सिमिलर मामला होता है उसमें। तो F बराबर क्या होता है? ma होता है ना। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान, मास जो होता है सदैव फिक्स होता है, उस वस्तु पर लगाया गया द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो वही मामला है, भार जब भी बल या भार हम कह लें तो भार हमें जो त्वरण होता है, फिलहाल गुरुत्वीय त्वरण, वो उसमें शामिल होता है। इसीलिए क्वेश्चन बन जाएगा कि 60 किलो का व्यक्ति जो है पृथ्वी पर, 60 किलो का व्यक्ति, 60 किलोग्राम भार का व्यक्ति चंद्रमा पर कितने किलोग्राम का होगा? कितने किलोग्राम भार का होगा? तो कितना होगा आंसर? 10 किलोग्राम। वही प्रश्न फिर से मैं कहूँगा कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का व्यक्ति चंद्रमा पर कितने द्रव्यमान का होगा? क्योंकि द्रव्यमान सदैव समान रहेगा, m, है ना। अच्छा, सार्वत्रिक वाला थोड़ा सा अगर हम देखें तो सार्वत्रिक जो होता है उसमें भी सार्वत्रिक जो g की वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है? 6.67 गुणे 10 की घात -11 है ना, न्यूटन, ठीक है। ये होता है। हालांकि इसको हम लोग दो पिंडों या दो ग्रहों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल से फाइंड आउट करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है? F बराबर जो उसमें बल लगता है G m1 इंटू m2 बटे r², ये होता है फार्मूला। क्या कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, ज्यादा तो नहीं ठीक है? समझ रहे हैं? ये तो दो पिंडों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो हम इससे निकाल पाते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता है। समझ रहे हैं? तो फिलहाल इसका आंसर समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसमें आंसर कर पाएंगे। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। और सबसे कम भार कहाँ होगा?
भूमध्य रेखा पर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न आराम से आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? डी। ठीक है, ध्रुवों पर, है ना। केंद्र में, केंद्र पर या केंद्र में तो जीरो हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सतह से तो इसीलिए आप देखेंगे जब हम विस्तार देखते हैं कई बार क्षोभ मंडल का, ठीक है, क्षोभ मंडल का विस्तार जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल का विस्तार 8 से 18 किलोमीटर तक होता है ना। तो 8 जो होता है वो 8 ध्रुवों पर ही तो होता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान भी कम रहता है और क्या हो गया, वहाँ पर तापमान भी कम होता है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो भारी हो जाती हैं। दूसरा कारण गुरुत्वाकर्षण का भी वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए वो 8 किलोमीटर तक ही क्षोभ मंडल की मोटाई पाई जाती है। बाकी ध्रुवों पर 18 या गर्मियों में बढ़ जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल फिर हम समताप मंडल ये सब जानते ही जानते हैं ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्या आज? सही है। कह रहा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये तो भी चर्चा चल ही रहा था, कौन हटाएगा? संसद। ठीक है, संसद ही हटा सकती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाएगी संसद और फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। अनुच्छेद 61 महाभियोग। ठीक है, बाकी संसद हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 79, लोकसभा 81। ठीक है, राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, आर्टिकल 80 में मुख्य न्यायाधीशों की चर्चा हो जाती है भारत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात होती है 124, फिर हम मुख्य न्यायाधीशों की बात करते हैं 125 से, है ना। वो 224 जो है वो हाई कोर्ट है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री का स्पेशली कोई आर्टिकल नहीं है। मंत्री परिषद की बात हम कर लेते हैं अनुच्छेद 74 के तहत, है ना, कि मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। 75 में अन्य उपबंध मंत्रियों से संबंधित रहेगा। तो फिलहाल इसका प्रश्न इस तरीके से आसान सा प्रश्न बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। संसद में 3 लोग हैं, हालांकि तीसरे को ही हटाना है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके, है ना। फिर कह रहा है बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? अब देखिए इस तरीके से भी प्रश्न बन जाएगा, है ना। डेल्टा कहते हैं तटबंध कहेंगे, बिल्कुल सही है, तटबंध। ठीक है, तटबंध किया जाता है, चैनल के किनारे जो बनाए जाते हैं बने चौड़े और नीचे किनारबंदी जो होते हैं तटबंध होते हैं। बाढ़ क्षेत्र तो कोई एरिया होता है ना, जैसे बिहार का काफ़ी एरिया बाढ़ क्षेत्र में आता है, जिस उसकी शोक नदी कौन सी हो जाती है? कोसी, है ना। अब टीला तो जानते ही हैं, डेल्टा आमतौर पे पूछ लेता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा, है ना। हम जब पूरा भारत देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, जो बांग्लादेश के उधर हम जाते हैं तो ये वाला हिस्सा पूरा सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी भी है ना। तो ये देखो, कुछ बिना कुछ किए 1 नंबर ऐसे मिल गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं आमतौर पे। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? पृथ्वी की, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए आप लोग फटाफट। पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, है ना। हालांकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव 6 गुना कम है ना, 1/6 ही है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। और चंद्रमा कितना समय लगाता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में? 27.3 दिन, है ना। 27.3 दिन लगाता है, तो मोटा मोटी 14 दिन में ज्वार भाटा आते हैं, है ना। तो जब चंद्रमा इस वाले हिस्से पर रहेगा तो यहाँ दोनों का आकर्षण बढ़ेगा, है ना, दोनों का आकर्षण बढ़ेगा, मतलब यही वाला फार्मूला लग जाएगा, F = G
क्योंकि ये आकाशीय पिंड का मतलब अलग अलग पिंड हो जाते हैं, तो ये इस फार्मूले से इस पे फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पानी का हिस्सा उठता है। समझिए एक देसी तरीके से, जैसे जब चंद्रमा यहाँ रहेगा तो पानी का, पृथ्वी पर 70% तो पानी पानी है, तो ये वाला हिस्सा उठेगा, है ना, और जब ये उठेगा तो किनारे से ये पानी बीच में आएगा, तो उस समय भाटा आ चुका होगा। लेकिन वही चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा तो ये पानी का हिस्सा छूट जाएगा, आकर्षण से उसका आकर्षण कम होगा, मतलब फोर्स कम लगेगा, मतलब हट जाएगा, तो ये वापस फिर धरातल की ओर पानी बढ़ेगा, जो ज्वार के रूप में हम देखते हैं। ठीक है ना। कई बार बहुत ज़्यादा मतलब बड़े ज्वार भाटा आते हैं, उसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, समझ रहे ना। तो बस ये समझ लीजिए इतने दिन में एक चक्कर लगा लेता है चंद्रमा, तो इसलिए उसका आधा दिन, है ना, आते आते में तो ये चलता रहता है। ठीक है, 14 दिन के आसपास वाला एरिया। तो बस ये आसान सा प्रश्न बन जाता है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक है ना, बाकी हमें ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। बड़े हल्के हल्के प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ये प्रश्न आ गया, देखो कितना प्यारा सा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, बताइए भाई। कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, कौन कौन हो जाएगा? कौन सा? बी। हाँ देख लेते हैं, कोई अलग तो नहीं है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, सही है, यही है ना। कनाडा इसमें दे रखा है इसलिए गलत हो रहा है। इसमें क्या दिया है? जर्मनी दे रखा है, और हाँ ठीक है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। वैसे यूएन की स्थापना कब हो जाती है? हाँ 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का की स्थापना हो जाती। उस समय 40 देशों ने साइन किया हुआ था। ठीक है ना, सिग्नेचर किया। और दुनिया में कितने देश हैं वो तभी पता चलता है कि कितने देश यूएन में शामिल हैं, कितने देश जो है लिस्टेड है ना। तो चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर जो शामिल है उसी को हम मानते हैं कि इतने देश हैं। ठीक है, तो अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है? नहीं अरे अमेरिका में ही है यार, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और पेरिस वेरिस तो फिर यूनेस्को वगैरह चला जाएगा, समझ रहे। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। ध्यान से समझिए, ध्यान से। एक देश जो है एशिया का है जो इसमें शामिल है, और 3 देश कहाँ के हैं? यूरोप के हैं, और एक अमेरिका महाद्वीप का देश है। ना तो लैटिन अमेरिका का कोई देश है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका का कोई नहीं है, और पूरा अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी कोई देश नहीं है, अंटार्कटिका तो होता नहीं आमतौर पे, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, कम से कम होने चाहिए। ये तो मतलब दादागिरी वाली बात है, उस समय की चीज़ें, लेकिन ठीक है, कम से कम ये ध्यान रहेगा हमारे स्थायी सदस्य इतने हैं। भारत इस बात पे बड़ा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मतलब प्रोफेशन से क्वेश्चन आ जाता है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, सही है ना, हमें गलत चुनना है। कह रहा है साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, भी सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलती हैं, तेज गेंदबाज है, ये भी सही है ना। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो तेज गेंदबाज हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। ठीक है, तो ये तो सारे सही हो गए। गलत कैसे हो गया? जीव मिल्खा जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये गलत है। जीव मिल्खा कौन है, क्या करते हैं? दौड़ते हैं, एथलीट। हाँ यही तो गलतियां करेंगे आप लोग। देखिए ध्यान से समझिएगा, सिर्फ मिल्खा सिंह कहेगा तब हमें पता चलेगा कि अच्छा मिल्खा सिंह की बात हो रही है।
जब जीव मिल्खा की बात होगी तो उनके पुत्र हैं, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा जीव मिल्खा, ठीक है ना, कई बार जो है गलतियां लोग कर जाते हैं। जीव मिल्खा जो है हम क्या लिख देंगे, सन ऑफ मिल्खा से, समझ रहे ना, मतलब मिल्खा सिंह पिताश्री हैं जीव मिल्खा के, है ना, तो जीव नाम आगे बढ़ गया है। तो मिल्खा सिंह एथलीट हैं, उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था, है ना, मतलब जाता ही है, जाना जाता ही है, अब उसमें कौन सा अभी। और जीव मिल्खा जो हैं उनके पुत्र हैं, जो एक भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं, ठीक है ना, गोल्फ के खिलाड़ी हैं जीव मिल्खा। यहाँ गोल्फ, अरे वो जो छोटा सा गेंद, छोटी गेंद होती है, हाँ, मार के ढूंढो कहाँ गया ठीक है, तो अब ध्यान रहेगा ना, जीव मिल्खा भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर, है ना। अगर यहाँ पे गलत कराना होता तो यहाँ पे एथलीट देना चाहिए था या धावक देना चाहिए था, ठीक है, बच्चे एकदम से फटाक से मार देते हैं, उन्हें एकदम 100% हो जाता कि ये तो सही ही है, बाकियों में से कोई एक गलत होगा, है ना। तो प्रोफेशन से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे, आमतौर पे ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, और इनसे कई बार प्रश्न बना है जीव मिल्खा जी से। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आर्यभट्ट, कालिदास, है ना, क्या नाम है उनका, पहले नाम मैं बता दूं, आंसर क्या हो जाएगा फटाफट, पहले आप लोग अपना सोचिए क्या आंसर है। अरे ये उल्टा हो गया क्या, बी और सी, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमें आंसर देखना है, कौन सा हो जाएगा, कुमारगुप्त होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसी के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, ठीक है, नवरत्न। तो नवरत्नों में जिसमें हम आर्यभट्ट, कालिदास इत्यादि को जानते हैं, है ना, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ने क्या किया था, इनका काम क्या है? और इन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है। थोड़ा दूसरी लाइन में आप चले गए हैं, ये थोड़ा दिख रहा है कि नहीं सही से? अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में पूरी यहाँ जानकारी है, जिसमें से अभी जो आया था आर्यभट्ट, कहाँ गए, अरे छोटा करना पड़ेगा क्या, मैं एक साथ छोटा ही कर लूँ, इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, चलो जो है अतिरिक्त उनको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग तो हैं इसमें, चलिए वो लोग अतिरिक्त। अब देखिए कालिदास है, देखिए यहाँ पे अमर सिंह जो है व्याकरणविद थे, उनका विशेष क्षेत्र है, कार्य उनका क्या रहा, उन्होंने लिखा था अमरकोश, उनकी रचना रही, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। धनवंतरी हम जानते हैं चिकित्सक थे उस समय ही, है ना, धनवंतरी, सुश्रुत, हालांकि गुप्त में हम सुश्रुत को पढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे गुप्त तो अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। धनवंतरी चिकित्सक थे, और ये आयुर्वेद, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था आयुर्वेद। घटकर पर ये काव्य इनका क्षेत्र था, काव्य रचना इन्होंने की थी। कालिदास को हम जानते हैं साहित्य इनका क्षेत्र रहा, और कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी। छपणक को कई बार छपड़ा लिखा होता, तो छपणक इनका क्षेत्र था ज्योतिष, और इनका जो रचना हम कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र। शंकु, नाम शंकु है तो हमें समझ में आएगा कि स्थापत्य कुछ बनाना है ना, घर वगैरह भी शंकु टाइप के बनते, तो ऐसे याद रहेगा। और इनका कार्य क्या था, शिल्प शास्त्र। वराहमिहिर, यह है ज्योतिष, है ना, ज्योतिष इनका कार्य क्षेत्र है। और बृहद संहिता इनकी रचना है, कई बार प्रश्न बनता है ना, बृहद संहिता। वररुचि व्याकरणविद थे, और इनका जो कार्य क्षेत्र था, यानी कि जिन्होंने लिखा था व्याकरण और संस्कृत के अंतर्गत। बैताल भट्ट, ये मांत्रिक, और इन्होंने मंत्र शास्त्र की रचना की थी, ठीक है ना।
क्या हो गया? थोड़ा सा ये देख लेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। आ जाते हैं वापस अपने टेस्ट पर ही। तो अच्छा, ये जो कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो शुरुआत हो जाती है गुप्त से। कौन से गुप्त? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त 240 से 80 तक। ठीक, श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद घटोत्कच, कच्छ जैसा भी लिख लो, घटोत्कच ही नाम है। ये बंदा जो है 280 से लेकर के 319, कहीं कहीं किताबों में 320 लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होंगे। वो 320 इसलिए गलत हो जाएगा कि 319 में ही क्या हुआ था? 319 में ही गुप्त संवत शुरू की गई थी, पता है कि नहीं? 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत किसने की थी? बताओ भाई उधर से, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत। और क्या, गुप्त संवत चंद्रगुप्त मौर्य, हो गया काम खत्म, क्या दिक्कत है? उसके बाद वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से लेकर के 319 से लेकर के कहाँ तक इनका समय काल रहेगा? 335 ही है ना, देख लीजिएगा। क्रम से ही आ रहे हैं, नाम लिख दे रहा हूं मैं। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम 319 में, 319 ईस्वी में ही गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त संवत की स्थापना हो जाती है। जिसने किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र आता है, जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त जो है, देखो ये 40 साल ये भी रहेगा, तो 45 भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा डाउट वाला है, देखना जरा इसका, क्योंकि ये 40 साल तक ही रहेगा। अगर हम 335 देख रहे हैं तो 40 साल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75। हाँ तो ठीक है, 375। बात हो रही है समुद्रगुप्त की, और समुद्रगुप्त का लड़का आता है रामगुप्त। रामगुप्त कुछ समय के लिए रहता है, और शक उसकी पत्नी को लेके चले जाते हैं, है ना, इसको पराजित करते हैं, उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, मजा आ गया। तो रामगुप्त बस ऐसे ही बीच में ट्रेलर टाइप का आएगा, उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर उसके बाद उसका भाई जो था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ये बना द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो भी 40 साल तक रहा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। इसने उपाधि धारण की थी, और जब शकों की वहां गया था, शकों को पराजित किया, तब उसे सकारी कहा गया। ठीक है, अब पूरा वंश नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे बस क्रम लिख रहा था, 3-4 लोगों का नाम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। और इसका टाइम ड्यूरेशन 375 से 40 साल, इसमें भी जोड़ो, कितना हो जाएगा? 415। ठीक है, और ध्यान से समझिए, इसी के टाइम ड्यूरेशन में कौन आया था भारत में? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के टाइम ड्यूरेशन में कौन आया था? फाहियान। हाँ, चीनी यात्री फाहियान। तो फाहियान कब से कब तक रहा? 399 से
414 तक रहा था, ठीक है, इसके शासनकाल में। कौन? फाहियान। और हम देखो कैसे 3 लोगों का नाम याद रखना होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और वो 5 साल तक रहा था, है ना, 5 साल रहा, मतलब 321 से हम आएंगे तो 304 से लेकर के 299 तक वो टाइम ड्यूरेशन उसका रहा। तो कौन था जिसकी पुस्तक क्या थी? इंडिका, मेगास्थनीज, है ना। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में आया था, है ना, 5 साल वो रहा, इंडिका लिखा है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ये गुप्त वंश का है, ध्यान रखेंगे, दोनों में गड़बड़ नहीं करेंगे। और हर्षवर्धन के टाइम ड्यूरेशन वाला भी याद रख लेंगे। हर्षवर्धन के समय काल में कौन आया था? हेनसोंग। याद रखने में समस्या है, कैसे याद रखोगे? देखो, नाम हर्षवर्धन है, हाँ, ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसोंग, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को आप विक्रमादित्य याद रखो, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के समय फाहियान आया था, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आएगा? मेगास्थनीज, म से मौर्य और म से मेगास्थनीज, ठीक है। बस मौर्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, हेनसांग, और एक का तो आप याद ही रख लेंगे। 3 ही यात्रियों का जो है ज्यादा दिक्कत रहती है कि कौन किसके समय आया था, आता जरूर है, पूछता जरूर है, समझ रहे ना। फिर इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है जिसका नाम क्या है? कुमारगुप्त, है ना। और कुमारगुप्त का समय काल 415 से कहां तक रहेगा? 55 तक। देखो इसमें जो जो बड़े राजा रहे हैं, प्रतापी शासक, वो सब 40-40 साल तक रहे हैं। देखो कुछ किताबों में आप समझेंगे तो कई जगह देखो 240 से 280, ठीक है, 40 साल। कई किताबों में 280 से 320 लिखा हुआ है, तो उसका भी 40 साल, है ना। लेकिन वास्तव में 319 में गुप्त संवत चलाया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, तो 319 मान लो 1 साल का अंतर है। फिर इसी में थोड़ा सा अंतर है, 319 से 335 तक। उसके बाद 335 से 375 समुद्रगुप्त, 40 साल। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और ये 5 चरणों में युद्ध करता, इतनी भयंकर तरीके से कि कोई बचा ही नहीं था, सबको पराजित कर दिया था समुद्रगुप्त, है ना। अब पूरा डिटेल्स हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी तो बस ऐसे देख रहे थे। बीच में उसका पुत्र आता है जो नालायक सा था, उसने क्या कहा कि साम्राज्य रहेगा तो बहुत सारी पत्नियां मिल जाएंगी, है कि नहीं। और ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं आई, तो वो जाता है, पहले शकों को पराजित भी करता है, अपनी भाभी, हालांकि उससे बाद में शादी करता है, लेके भी आता है और इनको भी निपटाता है। हाँ, रामदूत को, हाँ, ये बड़ा भाई था, फिर ये छोटा भाई था, ये प्रतापी शासक था। हाँ, ये बड़ा भाई है, बाकी पुत्र पुत्र ही बड़ा भाई। हाँ, तो ये भी 40 साल रहेगा, समुद्रगुप्त भी 40 साल और ये भी 40 साल। 375 315 देखो 40 साल ही बन रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है? 40 साल ही होगा यार, ज्यादा कहाँ होगा, 15 और 25, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं वो भी 40 साल, फिर कुमारगुप्त ये भी 40 साल, ठीक है। फिर आता है स्कंदगुप्त, इसके बाद हम पढ़ते नहीं हैं, इसके बाद क्या आ जाते हैं? उत्तर गुप्त काल, है ना। स्कंदगुप्त 455 से और कहाँ तक चला जाता है? 67 तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, उत्तर गुप्त समय आ जाता है। इन लोगों को ठीक से पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है, चांदी का सिक्का सबसे पहले जब जीत के आया था तो यही चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य, ठीक है। उपाधि धारण भी करता विक्रमादित्य। फिर कई बार प्रश्न बनता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाण शासकों ने, है ना। कनिष्क के समय काल में ठीक ठाक चला, हालांकि हम शुरू में देखते हैं तो भीमकड़भिशेष के समय से शुरू हो जाता है, कुजुलकड़भिशेष तो संस्थापक रहता है। लेकिन कहता सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? सबसे ज्यादा
तो वो इन्हीं के समय चलाया गया था। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाने की बात हो तब कुषाणों के समय काल में, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाने की बात हो तब गुप्त काल में, गुप्तों के समय में चलाया गया था। ये प्रश्न पूछता है, कई बार पूछता है। कांच के गौतमीपुत्र सतकर्णी ने चलवाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश में, ठीक है, शीशे के सिक्के जो चलवाए थे। तो वो सातवाहन साउथ इंडिया की बात होती है ना। गौतमीपुत्र पुलमामी या एन श्री सतकर्णी जिसमें हम जलपोतों को देखते हैं, है ना, तो समझ में आता है कि अच्छा वो लोग क्या बोलते हैं, जो नौसैनिक होती है, हाँ, नौसेना भी उनकी बेहतर थी। ठीक है, तो ये इसमें इन लोगों का हो गया चर्चा। बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग चर्चा नहीं किए, बस डिटेल्स और डेट देखें कौन किसके बाद आया है। तो आर्यभट्ट और कालिदास इसी के समय काल में रहे हैं। कहाँ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इसी के पास जो है नवरत्न हुआ करते थे। भारतीय संविधान में कानून, अच्छा एक चीज जो है चर्चा करना हम लोग भूल गए, जो सबसे ज्यादा पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और कब बनवाया था? 415 ईस्वी में। ठीक है, ये देखो ये प्रथम नहीं है, उसमें कुमारगुप्त ही रहता है। ठीक है, और यही एक व्यक्ति था जिसने सुदर्शन झील को फिर से पुनर्निर्मित कराया या उस पर काम कराया। नहीं तो आमतौर पे बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सुदर्शन झील कहाँ? गुजरात, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात में। ठीक है ना। सुदर्शन झील था सैनिकों के लिए बनाया गया था, पानी वानी पीने के लिए। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे। और जलवाया किसने था नालंदा विश्वविद्यालय? नालंदा से तो बनेगा ही बनेगा प्रश्न, क्योंकि नालंदा को इस बार G20 में बहुत वरीयता दी गई थी, है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय को 415 ईस्वी में बनवाया था कुमारगुप्त ने, गुप्त शासक था। और जलवाया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। और कब जलवाया था? 1199 में, 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जलाया था। कई बार पूछता है किसका सेनापति था, तो वास्तव में तो ऐबक का सेनापति नहीं था, लेकिन हमें आंसर ऐबक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक भी था और मोहम्मद गौरी का गुलाम बख्तियार खिलजी भी था। लेकिन ऐबक फिर आगे कंटिन्यू करता है गौरी के साम्राज्य को, तो इसलिए आमतौर पे हम कह लेते हैं कि ऐबक का ही क्या था? गुलाम था। ठीक है ना। अब इस तरीके से, अब ये भी तो देखो कि किस समय काल की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखेंगे तो मुगल बहुत समय तक रहे, है ना। फिर हम अगर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं तो सबसे कम तो खिज्र खां वाला जो होता है ना, सैयद वंश, वो सबसे बेचारे कम रहते हैं। तो ये समय समय की बात है। आमतौर पे ये प्रश्न बन जाता, ध्यान इस समय बख्तियार खिलजी को जरूर ध्यान रखेंगे, 1199 में जलवाया था, क्योंकि इसकी वजह से प्रश्न बन सकता है। हाँ, बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार और तक्षशिला विश्वविद्यालय अफगानिस्तान। ठीक है ना, उस समय की बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये दोनों थी, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ, आगे बेहतर हुआ, वो नालंदा ही हुआ था, क्योंकि वो रास्ते में पड़ जाता था। तक्षशिला, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। किसके संविधान द्वारा? कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ अनुच्छेद 368 नहीं पूछ रहा है, यहाँ लोग गलती कर जाएंगे, वैसे हाँ दिया भी है विकल्प में, है ना। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया या संविधान का जो हम कह सकते हैं पुनरावलोकन की बात होती है, ये दोनों हम अमेरिका से ही लिए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम कहेंगे जर्मनी का जो बीमर संविधान है वहां से लिया गया है ना, बीमर से। तो वो संशोधन जो अनुच्छेद 368 में हम देखते हैं, किस भाग में रहता है ये? भाग 20। ठीक है ना, अनुच्छेद 368 भाग 20, जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये संशोधन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया, है ना। तो काफ़ी कुछ हम लगभग चीज़ों को हम अमेरिका के संविधान से इसको अडॉप्ट किए हैं। ठीक है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम अमेरिका से लेते हैं, जिसमें राष्ट्रपति और मौलिक अधिकार, ठीक है,
मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रसिया से, रूस से, है ना, अमेरिका से। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये तो जानते हो, कई बार चर्चा हुआ है, आप लोग बताते ही हैं। तो चौधरी रहमत अली, है ना, 1923 के 1923 तो नहीं, वो तो 46 में जब देश अलग अलग होंगे, 47 में, तब की बात है, छोड़िए। चौधरी रहमत अली, हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में ये बनाए गए थे सबसे कम उम्र के, सबसे कम 35 साल में ही INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बना लिए गए थे, चुने गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुई थी? कब? 28 दिसंबर 1900, हाँ यार 1885। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसका अध्यक्ष कौन था, या ये पूछता है कि किसने इसका मतलब कुल मिला के जो बनवाया था वो कौन बनवाया था? हाँ, A.O. ह्यूम, है ना, A.O. ह्यूम ने बनवाया था। और ये अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं सेफ्टी बॉल के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना करते हैं, प्लेटफॉर्म। ठीक है, जिसके सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है, इसमें तो नहीं है, सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके अधिवेशन से बनते हैं, अध्यक्ष से बनता है। तो सबसे पहला अध्यक्ष जो है, मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था बदरुद्दीन तैयब जी को, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे कम उम्र का व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया था, 1923 में इनको बनाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को तो जानते ही हैं, है ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। मोहम्मद इकबाल से क्या प्रश्न बन जाता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। ठीक है, इस तरीके से तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम, सबसे कम उम्र के। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट सबसे पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, सरोजनी नायडू, है ना। इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, तो इसको आसानी से आप टैकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौधरी रहमत अली, ये ध्यान रखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। तो सहायक संधि सब जानते ही जानते हैं, कौन? सहायक संधि को लाने वाला व्यक्ति कौन था? है? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। ठीक है ना। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस किया था, और इसके तहत बहुत सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश अंपायर में मिला लिया गया था। हालांकि इसमें एक और महोदय हैं, क्या नाम था उसका? डलहौजी, है ना। डलहौजी ने भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, तो उसे हड़प नीति शुरू की थी, है ना। गोद लेना जो है मना कर दिया था, तो उसका फूट डालो राज करो लॉर्ड कर्जन, है ना, जिस 1905 के दौरान देखते हैं बंगाल का विभाजन किया था, तो फूट डालो राज करो वही है। डलहौजी हम देखते हैं किस समय काल में रहा था? 1848 से 56 तक वो रहा, और जिसकी वजह से सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कि 57 का विद्रोह हो गया था। क्या वारेन हेस्टिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके तहत वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना लिया जाता है, वारेन हेस्टिंग। इसके समय से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल भी यही था, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी के समय हुई थी, मतलब 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही, तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर ली जाती है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? एलिजा इम्पे, है ना।
एलिजाइम पे। और रिंग ऑफ फेंस की नीति यानी कि घेरे की नीति से भी कई बार इससे प्रश्न बन जाता है। वारेन हेस्टिंग, हाँ ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्यों आया था? क्योंकि भारत के अंदर जो कर्मचारी थे, अंग्रेज कर्मचारी अधिकारी, वो सब कहीं कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो एक महोदय थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, है ना। तो 1772 में उन्होंने संसद को लिखा, मतलब वहाँ लिखा कि भैया ये चीज़ें चल रही हैं, तब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, समझ रहे ना। जिसके और जो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो 1773 से ही पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, वहाँ पे 4 पार्षदों की भी नियुक्ति की बात की जाती है ना। 4 पार्षद लोग जो है सहायता के लिए नियुक्त कर लिए जाते हैं। कार्नवालिस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय काल में ही सिविल सेवा के बारे में ठीक ठाक काम किया गया था, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस कोड से कई बार पूछता है, कार्नवालिस कोड क्या है? तो कार्नवालिस कोड क्या है? शिक्षा से सुधार से संबंधित चीज़ें इसमें आती हैं कार्नवालिस से। रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव की बात करते हैं तो ये तब की बात है जब अभी भारत के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो सके। तो अभी सत्ता का उनका संघर्ष चल रहा है, जिसमें से इसकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रहेगा, लॉर्ड क्लाइव रहेगा, और फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले रहेगा, है ना, लॉर्ड डुप्ले। इन दोनों में भयंकर संघर्ष होता है। हालांकि हम बहुत सारे, लाली भी आता है एक, है ना। तो वो पूरा जो हम कर्नाटका, आंग्ल कर्नाटका युद्ध देखते हैं, 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसमें इन दोनों का बड़ा अपने अपने देशों के लिए बड़ा योगदान रहा, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने ही सबसे पहले जो हम देखते हैं बंगाल के अंदर प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध है 1757, प्लासी 1757 प्लासी का युद्ध, ये अंग्रेज की तरफ से यही है महोदय क्लाइव। 1526 है भाई वो। तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसकी वजह से अंग्रेजों को अब क्लियर हो गया कि अब तो भैया अहम ब्रह्मास्मि अंग्रेजों को लगने लग गया, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ही व्यक्ति था उन सब के पीछे, ठीक है। हालांकि डुप्ले और क्लाइव की जो है संघर्ष हम देखते हैं आंग्ल कर्नाटका युद्धों में भी। तो ये चीज़ें चलती रही हैं। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। अच्छा, एक प्रश्न है आप सबके लिए भी, एक प्रश्न है थोड़ा सा, आज मैं बताऊंगा नहीं, उसमें पूछता हूँ, कहाँ गया। सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? सहायक संधि का मतलब, ठीक है, आप शासक से बोलता था कि आप जो है सहायक संधि को अपनाइए, इसमें क्या होगा कि सेना मेरी रहेगी, खर्चा आप देना, सेना को वेतन उतन आप देना, ठीक है, विदेशी मामले मैं देखूंगा, और कर वसूलने का मतलब कर वसूल के इसके पास आएगी धनराशि। तो ये चलता था। कुल मिला के अंग्रेजों का जो सहायक संधि थी उसका मतलब यह था कि माल खाएंगे अंग्रेज और कष्ट झेलेंगे शासक महोदय, ये मामला था, समझ रहे। तो मेरा ये प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सहायक संधि को अपनाने वाला सबसे पहला, मैं लिखे दे रहा हूं, सहायक संधि को अपनाने वाला पहला कौन सा राज्य था, ठीक है। सहायक संधि को अपनाने वाला कई बार प्रश्न बनता है, पहला राज्य, ठीक है, कौन सा था। आप लोगों के लिए भी प्रश्न है, आप लोग कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट सेट में इसकी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।